हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक चैप्टर नंबर 3, दैट इज त्रिदोष। काफी दिनों से चल रहा है और आज का ये लेक्चर जो है इस चैप्टर का लास्ट होगा। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले किस टॉपिक की हमें बात करनी है, तो सबसे पहले मैं अगर बताऊं तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज के टॉपिक में हम लोग ये जानेंगे कि लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा के हिसाब से अगर आप खाते हैं तो आप बहुत हेल्दी रहेंगे। आयुर्वेदा कहता है कि 3:30 बजे सुबह उठ जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है, ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप उठते हैं तो आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। या फिर सो कॉल्ड जितने भी बाबा हैं, साधु संत हैं, या बाबा रामदेव हो गए, जितने भी हेल्दीएस्ट पर्सन हैं जिनको भी आप फॉलो करते हैं, कहीं ना कहीं सुनते हैं, वो सारे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। इवन हमारे मोदी जी हो गए, चाहे योगी जी हो गए यूपी के सीएम, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। तो क्या इसका रीजन है, क्यों ऐसा है? या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि सर हमें ना शाम को नींद सी आने लगती है, पता नहीं क्या है, कॉलेज से आते हैं तुरंत शाम को हमें नींद आने लगती है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सर मैं कितना भी सो लूं मेरी नींद ही कंप्लीट नहीं होती। कुछ ऐसे भी होंगे कि सर रात में भूख बहुत लगती है, 10-11 बजे या 9 बजे हम लोग डिनर करते हैं हॉस्टल में, उसके बाद फिर हमें 1-2 बजे भूख लगने लगती है। तो क्या इसका रीजन है, क्यों ऐसा होता है? क्या आपके साथ ही ऐसा होता है या सबके साथ होता है? तो आज हम इन सब की बात करने वाले हैं। तो जो बेसिकली टॉपिक है आज का वो है बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष ऑन द बेसिस ऑफ डे नाइट, एज, सीजन एंड फूड इनटेक। कुल मिलाकर बायोलॉजिकल रिदम ऑफ त्रिदोष, जो हमारे शरीर में त्रिदोष हैं, वात पित्त कफ है, इनका बायोलॉजिकल रिदम यानी कि समय के अनुसार, अब समय दिन रात हो सकता है, ठीक है, और एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से ऐसा क्यों है कि बच्चे 16-16 घंटे सोते हैं, और ऐसा क्यों है कि घर पे जो बूढ़े लोग होते हैं या आपके फादर मदर होंगे या दादा या दादी होंगे, उन्हें रात में नींद ही नहीं आती। एक तो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और सबको जगा देते हैं, उन्हें लगता है कि सबको सुबह उठ जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों है कि बच्चे तो 16 घंटे सो रहे हैं लेकिन बूढ़ों को नींद नहीं आ रही है? दूसरा, फूड इनटेक के हिसाब से त्रिदोष का क्या काम होता है। लोग कहते हैं ना कि रात में दही नहीं खाना चाहिए, लोग कहते हैं कि शाम को अमरूद नहीं खाना चाहिए, या कुछ चीज मूंगफली खा के पानी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसा क्या है, खाने से क्या लेना देना है हमारे शरीर को, तो इसकी भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एंड सबसे पहले, अब आयुर्वेदा है, बिना श्लोक के कैसे शुरू हो जाएगा? ऑलरेडी मैं ये श्लोक पढ़ा चुका हूं प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन्होंने पहले के लेक्चर्स नहीं देखे तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और ये कह रहा है वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदिगा क्रमात्। ठीक है, अब ये कहां दिया हुआ है? अष्टांग हृदय सूत्र स्थान, फर्स्ट चैप्टर 8 नंबर श्लोक, या अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला चैप्टर 25 श्लोक, ये आपको वहां मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड रेफरेंस। इसे क्या बोलते हैं? रेफरेंस। और ये लिखना क्यों जरूरी होता है? ये इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई भी टीचर जब आपसे पूछे कि ये चीज आपने कहां पढ़ी है तो आप उन्हें बता सकें कि ये इस संहिता में दे रखा है ऑलरेडी, ये मैंने गूगल से सर्च नहीं किया है। और एक बात हमेशा याद रखना, मेडिकल में कभी भी कोई भी चीज पढ़ना तो गूगल से मत पढ़ना, कोशिश करना कि किसी प्रिस्क्राइब्ड बुक से पढ़ो। अगर गूगल से भी पढ़ रहे हो तो पहले बुक डाउनलोड कर लेना, वहां से पढ़ने की कोशिश करना। हालांकि वैसे गूगल पे भी जो चीज नहीं मिलता है वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा आपको गूगल पे बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, और चैट जीपीटी पे तो कतई भरोसा मत करना, ठीक है। अभी भी गूगल कितना भी आगे चला जाए, आयुर्वेद को अपने पे नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो ये चीज है, अब इसको समझते हैं, ठीक है। रेफरेंस का मैं बता देता हूं, मतलब जब भी आप वाइवा देने जाएंगे टीचर आपसे पूछेगा कि ये चीज कहाँ से नोट्स बना के लाए हो, कहाँ से ये कंपाइलेशन बना के लाए हो, प्रैक्टिकल फाइल में ये चीज लिखी है तो कहाँ से ढूंढ के लाए हो, क्यों ऐसा है। तो जब भी आप बताओगे ना कि ये रेफरेंस है, इस बुक से मैंने पढ़ा है, तो वो मान लेगा कि हाँ ये सही कह रहा है। लेकिन अगर आपने ये कह दिया गूगल से पढ़ा है तो वो नहीं मानेगा। हो सकता है आपका कॉपी वॉपी फाड़ के फेंक दे, कंपाइलेशन कह दे हटाओ, ये नहीं चाहिए। तो इसीलिए रेफरेंस जरूरी होता है ताकि कोई भी चीज जो पढ़ी जाए वो संहिताओं से ही पढ़ी जाए, ठीक है। तो इसलिए ये रेफरेंस दिए रखे होते हैं, ठीक है। नाउ गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर। चलो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आचार्य वाग्भट हैज सेड दैट वात पित्त एंड कफ आर प्रीडोमिनेंट रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द अंत या लास्ट। अब ये जो अलग अलग चीजें दे रखी ना, इनका हम लोग मीनिंग समझेंगे, ठीक है। अंत, उन्होंने कहा है कि वात पित्त कफ जो है वो प्रीडोमिनेंट, कब कब ज्यादा दिखाई देते हैं? अंत, लास्ट में, मध्य, मिडिल में,
एंड बिगिनिंग ऑफ वे लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन का मतलब ये नहीं कि पैदा होते ही, लाइफ स्पैन का मतलब होता है जैसे ही दिन की शुरुआत हो रही है। आहा यानी कि डे, जब पूरा दिन हो चुका है। एंड रात्रि एंड भुक्त, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो भुक्त दे रखा है, ठीक है, ठीक है, दिस इज प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि जब भोजन डाइजेस्ट हो रहा हो उस प्रोसेस में। तो यहाँ इस कंडीशन में हमें जो वात पित्त कफ है वो प्रीडोमिनेंट कंडीशन में दिखाई देंगे। नेक्स्ट जो श्लोक है, नीचे वाला श्लोक देखो, वो क्या कह रहा है कि व्याधि नाम अमृत अहोरात्र वयशाम भोजनस्य च विशेषो भिद्यते यस्तु काल आवेक्षा सा उच्यते। यहाँ भी रेफरेंस दे रखा है और ये रेफरेंस कोशिश यही रहे कि याद रखें। कोई भी आंसर अगर आप लिखते हैं तो अगर आप श्लोक लिख रहे हैं श्लोक के साथ रेफरेंस जरूर लिखें। अगर 5 नंबर का है और आप सोच रहे हैं कि मैंने तो श्लोक भी लिखा था, मैंने सही आंसर भी लिखा था, उसको एक्सप्लेन भी अच्छे से किया था, लेकिन फिर भी मुझे 3 या 3.5 नंबर क्यों दिए 5 में, तो उसका एक रीजन है कि आपने रेफरेंस नहीं लिखा। ठीक है, तो रेफरेंस नहीं लिखा तो इट मीन्स टीचर ये सोचेगा कि इधर उधर से टीप टाप के लिख दिया है ना। रेफरेंस अगर आप लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि अगर रेफरेंस याद है तो इट मीन्स बच्चे को श्लोक भी याद होगा। ठीक है, तो रेफरेंस चरक चिकित्सा स्थान 30 नंबर चैप्टर और 308 नंबर श्लोक। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आचार्य चरक कहते हैं कि डिस्क्राइब्ड दिस बाय यूजिंग द टर्म काल अवेक्षा। काल आप लोग सभी जानते होंगे, काल का मतलब होता है समय, है ना, वक्त। आपने सुना होगा महाकाल, नाम सुना है, उज्जैन में है, बहुत लोग दर्शन करने जाते हैं, बहुत लोग मानते भी हैं उनको। तो क्यों, उनका क्या ऐसा औचित्य है और क्या है जिसके पीछे महाकाल को माना जाता है? तो महाकाल नाम में ही है कि जो कालों का काल हो, मतलब समय को भी बदल दे। वैसे तो कहते हैं कि ईश्वर का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता। आपकी जब मृत्यु लिखी होगी तो लिखी होगी, फिर चाहे आप कमरे में बंद हो, चाहे बुलेट प्रूफ कार में हो, कुछ भी हो। एक एक्सीडेंट आपने सुना है ना कि वॉल्वो 360 जो वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कार है, उसमें फैमिली बैठी थी और उसके बावजूद भी एक कंटेनर आया और उस कार के ऊपर रख गया और वो सब मर गए। सोचो, ऐसी गाड़ी जिसे कोई ठोक दे तो भी अंदर तक एक खरोच नहीं होगी, गोली चला दो, बम से उड़ा दो, कुछ नहीं होगा उस गाड़ी में, लेकिन फिर भी ऐसी गाड़ी के ऊपर एक कंटेनर आया और सबके सब दब के रह गए। तो वो चीज होती है कि जब कहते हैं कि आपकी मौत लिखी है तो लिखी है, लेकिन जो मौत को काट दे और मौत को भी आपके सामने से हटा दे, दैट इज महाकाल। उज्जैन लोग इसीलिए जाते हैं कि अगर उज्जैन जाने वाले किसी भी इंसान ने और महाकाल को मानने वाले किसी इंसान ने ये कह दिया कि आज ये काम करना है ईश्वर और आज प्लीज मैं ना मरूं, हॉस्पिटल में हो, कहीं भी हो, उसे पता है कि आज मेरी मौत होने वाली है, और अगर वो महाकाल के दर्शन करके आया है और महाकाल से विनती कर रहा है, तो हो सकता है सिर्फ वही एक ऐसे ईश्वर हैं जो उसकी मौत को भी टाल सकते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड महाकाल। तो यहाँ पे भी वक्त के हिसाब से बोला गया है काल अवेक्षा। इसको समझते हैं क्या है? दैट इज विद रेफरेंस टू टाइम ऑफ व्याधि, ऋतु, अह, रात्रि, वय एंड भोजन। With reference to Kal या time, Kalaveksha, the specific classification of disease on the basis of aggravated dosas during different season, different part of the day and the night, different ages, part of span of life, and different stages of digestion of food will be described hereafter। अब यहाँ देखो नीचे की टेबल में आपको समझ में आ रहा होगा कि कब कब किस किस समय पर, दिन है या रात है या भोजन के किस हिस्से में, मतलब जब खाया है या पच रहा है या पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, कब किस दोष का प्रीडोमिनेंट कंडीशन में दिखाई देगा, उसकी बात की गई है। तो 3 आपके दोष हैं, वात, पित्त एंड श्लेष्मा, कफ भी उसे कहते हैं। अब अगर हम वय की बात करें, अवस्था की बात करें, तो वृद्धावस्था में सबसे ज्यादा वात बढ़ा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें वात जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए थोड़ा सा वो एक्टिव रहते हैं। आप देखेंगे 4 बजे उठते ही टहलने निकल जाएंगे, घर की सफाई चालू कर देंगे, है ना, शोर मचाना चालू कर देंगे, योगा करना चालू कर देंगे। तो ये इसलिए क्योंकि वृद्धावस्था में वात बढ़ जाता है। वहीं अगर हम दिन की शुरुआत में देखें तो अपराह काल में वात जो है वो बढ़ा हुआ होता है दिन के। फिर रात्रि में देखें तो अपर रात में, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रात में बहुत पढ़ने में मजा आता है, दिन में अगर पढ़ने के लिए कह दो, किताब खुलवा दो तो नींद आने लगती है।
ऐसे किताब खोलेंगे और ऐसे ऐसे गिरेंगे, लेकिन वही रात में बोल दो तो एकदम उल्लू की तरह एक्टिव हो जाएंगे। तो उसका भी एक रीजन है कि आपका वात जो है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए रात में आपको एक्टिविटीज करने की आदत सी हो गई है। भुक्त या भोजन, भोजन अंत, पक्वावस्था, जब भोजन एकदम अंत यानी पक्वाशय में पहुंच चुका है, उस अवस्था में वात जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है। वही अगर पित्त की बात करें तो पित्त जो होता है युवावस्था, युवावस्था जो आप लोगों की अवस्था चल रही है दैट इज युवावस्था। वैसे तो आयुर्वेद ने 30 साल तक माना हुआ है, ठीक है। तो युवावस्था की कंडीशन, इस समय आप कुछ भी खाएं सब डाइजेस्ट हो जाएगा। पित्त, अग्नि बहुत ज्यादा होती है, डाइजेस्टिव फायर बहुत ज्यादा होती है। हॉस्टल का खाना आप कैसा भी खा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। बाहर स्ट्रीट फूड आप खा रहे हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। चिकन मटन जो भी खा रहे हैं सब डाइजेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि युवावस्था आपकी चल रही है और इस समय पर पित्त जो है वो प्रीडोमिनेंट होता है। कुछ भी खाओगे सब डाइजेस्ट हो जाएगा। अब पेट खराब हो जाना, पेट में दर्द होना वो एक अलग चीज है, लेकिन डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मध्य, दिन के मध्य में अगर आप कोई चीज खाते हैं, कुछ लोग ऐसे जैसे सुबह उठ करके उन्हें कोई चीज अच्छी नहीं लगती, सुबह उठ के यार मुझे मन नहीं करता है ना, रात में नहीं खाते हैं, लेकिन मध्य के टाइम पे, मध्या के समय पे अगर आप खाते हैं तो सारा चीज डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ होगा। मध्य रात्रि, रात के मध्य पे कुछ लोगों की बीच रात में बहुत ज्यादा भूख लगती है। अभी हम टाइमिंग के हिसाब से भी बात करेंगे, ठीक है। अभी ये देखते जाओ, अभी टाइमिंग के हिसाब से भी हम अगले जब टेबल होगी तो उसमें हम समय की भी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो मध्य रात्रि में पित्त बढ़ा हुआ होता है। फिर मध्य या विदग्धावस्था, जब भोजन का मध्य होता है, आपने खा लिया मतलब डाइजेशन भी शुरू हो चुका है और पूरी तरह से भोजन जो है वो डाइजेस्ट भी नहीं हुआ है। बीच की जो अवस्था होती है, कुछ लोग खाने के बाद कहते हैं ना यार अभी तो खाया था लेकिन फिर भूख लगाई। क्यों? क्योंकि भोजन जब आधा पच चुका होता है, आधा बचा हुआ होता है, तो उस समय फिर से भूख लगने लगती है। फिर अगर हम बात करें श्लेष्म की या कफ की, तो बाल्यावस्था, बच्चों की अगर हम बात करें बाल्यावस्था, जैसे कुछ लोग अभी भी होंगे, मैंने कहा ना 30 साल की उम्र तक मानते हैं बाल्यावस्था को आयुर्वेद के हिसाब से, तो अभी भी कुछ बच्चे जो 12th पास आउट होकर के आए हैं, 17, 18, 19, 20 साल की उम्र है, उन्हें बहुत नींद आती है। एक तो सुबह भी देर से उठते हैं, लंच के टाइम 1 से 2 जब लंच होता है 1 घंटे का टाइम होता है, उसमें भी सो जाते हैं। खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो सो गए, ठीक है। उसके अलावा जहां वक्त मिले, कॉलेज से आए नहीं कि फिर सो गए, रात में थोड़ा उठेंगे खाएंगे फिर सो गए। तो ये बाल्यावस्था है, यहाँ कफ बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से आपके अंदर आलसीपन रहता है कि बस आराम करने को मिल जाए, सोने को मिल जाए। इसीलिए स्टूडेंट लाइफ जो है वो बहुत कठिन है, क्योंकि आपको अपने इस कफ को भी मेंटेन करना है और पढ़ाई को भी मेंटेन करना है। फिर पूर्वा, दिन के पूर्व में बहुत नींद आती है, ठीक है। कुछ लोग को रात भर जगा लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिन में सुबह बहुत नींद आती है कि सुबह नहीं उठ सकते यार, ठीक है। पूर्व रात्रि, पूर्व रात्रि का मतलब हो गया जैसे कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, बिल्कुल सुबह होने वाली है, जैसे कहते हैं ना 4-5 बजे बहुत नींद आती है। कुछ लोग 1, 2, 3, 4 बजे तक जगते रहते हैं, लेकिन जैसे ही दिन होने लगता है फिर नींद आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उस समय जो है कफ बढ़ने लग जाता है, ठीक है। फिर आदि या पूर्व, अब यहाँ पर भोजन की बात करी गई है कि भोजन, भूख लगी थी बहुत देर से, खाना अभी मिल ही नहीं रहा, हॉस्टल में बना ही नहीं है, घर पे भूख लगी है, नहीं बनाया अभी तक खाना, ठीक है। मेड आई है, मेड अभी खाना नहीं बना पाई है, बन रहा है, उस समय लोगों को बहुत नींद आती है कि भूख, ठीक है। समझ में आ गया? आगे चले। आई होप सो कि मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ सारी समझ में आ रही हूँ। और आयुर्वेदा इतना कठिन नहीं है, बहुत इजी सी चीज़ें हैं, बहुत सिंपल तरीका है, बस सिर्फ अपना दिमाग खोल के रखिए, आंखें और दिमाग, 2 चीज़, बाकी कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। 2 चीज़ को आपको खोल के रखना है, मेरे लेक्चर्स को सुनते रहना है, और जो भी मैं PDF के फॉर्म में पढ़ रहा हूँ, जो भी ये बुक पढ़ रहा हूँ, इसका जो PDF फॉर्म है वो आपको नीचे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं डायर्नल वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात के हिसाब से क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे शरीर में दोषों को लेकर के, उसकी बात करते हैं। तो श्लोक है, निशा अंते दिवस अंते चा वर्षा अंते वातजः गदा। इसको पढ़ेंगे, प्रातः छप आदौ कफज आस्त्यो मध्य तु पित्तज। क्या मतलब है? चरक चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर 310 नंबर श्लोक है, ठीक है। इसमें क्या समझा रहा है, क्या कहने चाह रहे हैं आचार्य चरक? चलो स्टार्ट करते हैं बुकिश लैंग्वेज के हिसाब से कि बुक क्या कहती है। यहां पर बताया गया है कि द 3 दोषास आर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ईच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्गर एट अ सर्टेन टाइम ऑफ
day and the dose which is most active at that time will bring its qualities and effect। यानी कि कोई भी दोष हो वो एक स्पेसिफिक टाइम पे ही प्रीडोमिनेंट हो रहा होगा और उस समय जो भी चीजें हमारी बॉडी में चल रही होंगी उसी दोष की वजह से ही चल रही होंगी। विच कॉन्टिन्यूज थ्रू नाइट ऑल्सो, और यही सेम चीज अगर दिन में कोई चीज हो रही है, कोई दोष प्रीडोमिनेंट है, तो यही चीज रात में भी होगी, कोई ना कोई दोष वहां भी प्रीडोमिनेंट होगा। ठीक है, तो ये श्लोक है, इसका मतलब कह रहा है कि वातज डिजीज या वातज गजह, वातजह गदा जो यहां पर दे रखा है, इसका क्या मतलब है? ये कह रहा है कि गेट एग्रीवेटेड, द टर्म वर्षा अंते हेयर शुड बी रीड एज वर्धने। अब यहां पर पता नहीं क्यों ऐसा बोला है कि ये जो वर्षा अंते टर्म है यहां पर इसको कह रहा है वर्धने पढ़े। मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों बोला है, वर्धाने है, वर्धने है, जो भी है। ठीक है, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। अदरवाइज यहां पर कह रहा है कि वर्षा अंते को वर्धने हम लोग कह सकते हैं ड्यूरिंग द एंड ऑफ द नाइट एंड द डे। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। कफस डिजीज कह रहा है गेट एग्रीवेटेड ड्यूरिंग द प्रातः, मॉर्निंग एंड छपद या इवनिंग। यहां पर जो छपद दे रखा है इसका मतलब है इवनिंग। ठीक है, यहां पर उसने बोला है प्रातः छप आदव कफज, यानी कि प्रातः और छप आदव यानी कि छपद जो है इवनिंग में, तो मॉर्निंग और इवनिंग में कफस डिजीज या कफ से रिलेटेड डिजीजेस हमें देखने को मिलेंगी, यानी कि कफ एग्रीवेटेड होता हुआ दिखाई देगा। फिर कह रहा है आस्त्यो मध्य तु पित्तजा, और जो पित्तस डिजीज है वो गेट एग्रीवेटेड ड्यूरिंग द मध्य। अब मध्य में दोनों चीजें होंगी कि बीच का दिन भी हो सकता है और बीच की रात भी, यानी कि मिड डे भी और मिड नाइट भी। इसीलिए यहां बोला है कि आस्त्यो मध्य, मध्य मतलब मिड। अब मिड डे में भी और मिड नाइट में भी आपको क्या बढ़ा हुआ दिखाई देगा? पित्त बढ़ा हुआ दिखाई देगा। समझ गए? तो श्लोक अगर आपने पढ़ लिया तो इस तरह से श्लोक का मीनिंग भी आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेचुरल फ्लो इन द साइकिल ऑफ रेस्ट एंड एक्टिविटी। नेचर के हिसाब से अगर हम देखें तो क्या एक्टिविटी दिखाई दे रही है? तो कह रहा है द डैम्प कूल स्टिलनेस ऑफ द मॉर्निंग इज एसोसिएटेड विद कफ। ठीक है, अगर सुबह सुबह कोई भी चीज बहुत शांत लग रही है और हम एकदम फ्रेश फील करते हैं, कहते हैं ना कि सुबह उठते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सुबह उठ के दौड़ना भी जाना चाहिए, अच्छा सा फील होता है। तो किस वजह से है? कफ की वजह से है। As the sun rises to its zenith in the sky, the influence of पित्त predominates। फिर कह रहा है जैसे ही सूरज निकलता है हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाता है। इसीलिए कुछ लोग जो लेट सो करके उठते हैं उन्हें उठने के साथ साथ ही तुरंत भूख लगने लगती है, खाना ढूंढने लगते हैं कि उठे नहीं कि कुछ खाना है। ठीक है, वो इस वजह से क्योंकि पित्त प्रीडोमिनेट कर चुका है। वात डोमिनेट इन द आफ्टरनून देन द साइकिल रिपीट्स। अब वात जो है आफ्टरनून, दोपहर के बाद जो है शरीर में वात प्रीडोमिनेट करता है, यही साइकिल फिर से रिपीट करती है, यानी फिर से वात पित्त कफ स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कि वात जो है दोपहर में कह रहा है आफ्टरनून, इट मीन्स कि कुछ लोग आप देखते होंगे 12-1 बजे के बाद एक्टिव होते हैं। अब उन्हें लगता है कि काम करना चाहिए, अब उन्हें पढ़ना चाहिए, कुछ भी चीज़ है, अब खेलने जाना चाहिए, अब कहीं मार्केट जाना है तो 12-1 बजे जाएंगे, सुबह उठ करके नहीं जाएंगे। ठीक है, इस वजह से क्योंकि वात प्रीडोमिनेट कर चुका है। अब फिर एक श्लोक देख रहे होंगे, बार बार आ रहा है ना, वयो अहोरात्रि वाला। तो वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंत मध्य आदिगा कर्मात। वही सेम चीज है, वाग्भट कहते हैं कि वात पित्त और कफ आर प्रीडोमिनेंट रेस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द अंत या लास्ट में, मध्य मिडिल में, एंड बिगिनिंग ऑफ द वे या लाइफ स्पैन, अह डे रात्रि नाइट, एंड बुक द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। अब इसी को हम लोग टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं। मैंने अभी कहा था कि हम लोग टाइमिंग के हिसाब से भी देखेंगे कि कब वात बढ़ता है, कब पित्त प्रीडोमिनेट होता है और कफ कब बढ़ता है। ठीक है, टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, मॉर्निंग की बात करें तो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक हमारे शरीर में कफ प्रीडोमिनेट करता है। अब कफ का मतलब आलस आना। अब कुछ लोग होते हैं अगर आप उन्हें सुबह जगाओगे फिर से सो जाएंगे। 6-7 बजे अगर कहीं स्टेशन जाना पड़े किसी को लेने तो उन्हें मौत आती है, ना भैया सुबह नहीं जा पाएंगे। सुबह 6 बजे तो कभी नहीं। 7 बजे से पेपर होते थे 10th में 12th में, बहुत मुश्किल पड़ जाता था उठना।
रात रात भर जगते थे कि सुबह 7 बजे अगर पेपर है, अभी भी होगा, अभी भी होगा, आपके फर्स्ट प्रॉफ के पेपर है ना, कई बार सुबह मॉर्निंग में होंगे। अब तो हाल ये है कि 10 बजे से भी पेपर होगा, तब भी आपको लगेगा कि अरे बहुत सुबह उठना पड़ रहा है ना। स्कूल के बच्चे 7 बजे आज भी सुबह स्कूल जाते हैं, लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तब हमें 7 बजे बहुत भारी टाइम लगता है। तो जो सुबह का टाइम है उस बार बार नींद क्यों आती है, क्यों कॉलेज जाने का मन नहीं करता है, इस वजह से क्योंकि हमारे शरीर में कफ प्रीडोमिनेंट होता है। गलती आपकी नहीं है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके टीचर आपको डांटते हैं तो टीचर्स को बताना कि सर देखिए कफ प्रीडोमिनेंट है इसीलिए मैं नहीं उठ रहा हूँ, मेरी गलती नहीं है, ये नेचर की गलती है, प्रकृति में ही ऐसा है, हम क्या करें सर। ठीक है। अब अगर हम बात करें मिड डे की, 10 AM से 2 PM, वहां पर पित्त जो है वो प्रीडोमिनेट करता है, इसलिए कुछ लोगों को 12, 1, 2 बजे जो है भूख लगती है, और कुछ लोग 10 बजे सो के उठते हैं तो उन्हें तुरंत भूख लगने चालू हो जाती है। ठीक है, उसका भी रीजन है पित्त प्रीडोमिनेट कर रहा है। फिर बात करें आफ्टरनून की, 2 PM से 6 PM, यहां पर वात बढ़ा हुआ दिखाई देता है। मैंने कहा ना, सो के उठते हैं, खाना वाना खा लिया, आप बताओ क्या करना है, आप बताओ कहाँ चलना है, आज संडे चलो चलते हैं। फिर सामने से बोलेगा अबे बोला था सुबह चलना, अब बता रहे हो आधा दिन तो निकल गया, वापस आते आते शाम हो जाएगी, हॉस्टल में घुसने नहीं मिलेगा, अब क्या कहीं जाएंगे, सो जाओ फिर से नहीं जाना कहीं। ठीक है, तो ये इस वजह से क्योंकि वात प्रीडोमिनेट कर रहा है, इसीलिए कुछ लोग होते हैं जो 2 बजे के बाद कि अब बताओ कहाँ चलना है, सुबह नहीं चल पाएंगे। लेकिन लड़कियों में ऐसा नहीं होता। लड़कियों ने अगर सोच लिया कि सुबह उठ के जाना है, 8 बजे उठ के रेडी होना चालू कर देंगी कि 10 बजे हमें जाना है। लड़कों का क्या है, अगर 10 बजे बोलोगे ना कि भाई कल 10 बजे हम लोग चलते हैं कहीं घूमने, तुमने बोल दिया 12 बजे तक तो जगेगा, 1-2 बजे तक उठेगा, नहाएगा तो हाँ भाई बता, कह रहा था मैं कल बाहर चलते हो, कहेगा घंटा, अब कहाँ चलेंगे, 10 बजे बोल रहा था। लेकिन आपने गर्ल्स में अगर बोल दिया कि कल 10 बजे चलना है, 8 बजे से सोचने लगेगी कि जाना है जाना है जाना है। ठीक है। फिर इवनिंग की अगर बात करें, 6 PM से 10 PM, वहां भी फिर से कफ बढ़ जाएगा, और फिर शाम होते ही कुछ लोगों को फिर नींद आने लगती है। आपके दोस्तों में ही होगा, कॉलेज से आए नहीं, कुछ खाने को मिले ना मिले, शाम होते ही सोना है। कुछ लोग तो संडे को 2 बजे सो के उठते हैं, उसके बावजूद खाते पीते 3-4 बजे, फिर से उठाया ब्लैंकेट, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, ब्लैंकेट ताना, फिर शाम को सो गए। क्यों? क्योंकि बॉडी में कफ बढ़ा है। आपकी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, नेचर की गलती है। मिडनाइट 10 PM से 2 AM, फिर से पित्त बढ़ा। कुछ ऐसे भी महाशय होते हैं, 9 बजे हॉस्टल में मेस में खाना मिला, उसके बाद थोड़ा इधर उधर घूमेंगे, दोस्तों के रूम पे जाएंगे, फालतू की बकचोदियाँ चल रही होंगी, उसके बाद जब लगेगा कि 1-2 बज गया है, रूम पे आते हैं, सोचेंगे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ें, कल पूछेगा कोई श्लोक टीचर आएगा, लेकिन जैसे 1-2 बजेगा फिर बोलेंगे अरे यार भूख लग रही है, कहीं बाहर चलें क्या। अगर हॉस्टल में अलाउड है निकलना तो ठीक है, नहीं है तो दीवार कूद के चले जाएंगे, उसमें क्या है, वार्डन को 50-100 रुपये देंगे, बाहर भाग लेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाइट आउट करना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्या है, क्योंकि उन्हें भूख लगी है इसलिए बाहर जाके कुछ खाना है। अब ये गलती आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, यहाँ भी नेचर की गलती है। नेचर में ही रात के 2 बजे तक पित्त बढ़ रहा है, इसी वजह से आपको भूख लग रही है। फिर बात करें अर्ली मॉर्निंग की, यहाँ मॉर्निंग की बात करी थी, अब बात कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग की। अर्ली मॉर्निंग किसे बोला गया है? अर्ली मॉर्निंग बोला गया है सुबह 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। वहां पर वात बढ़ा हुआ है, और कई बार ऐसा भी होता है, आपने गौर किया होगा या करिएगा कि अगर 1-2 बजे तक आप नहीं सोए तो फिर आपको नींद भी नहीं आती। फिर आप 4 बज गए, 5 बज गए, इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं, देख रहे हैं किसके रूम में कौन जग रहा है, क्या कर रहा है, फोन लगा दिया कहीं भी, है ना, किसी सीनियर से सर जी बात करा दो मेरी। तो ये सब रात के ही चल रहा होता है। क्यों? क्योंकि रात के वात बढ़ा हुआ होता है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करने का मन कर रहा है, इसलिए सारी रात इधर से उधर उधर से इधर चलता रहता है ना। तो ये इसी वजह से है, आप नहीं कर रहे, नेचर करवा रहा है। ठीक है, तो ये टाइम के हिसाब से हो गया, ये समय के हिसाब से हमने देख लिया कि कैसे हमारे शरीर में किन किन दोषों का प्रीडोमिनेंस दिखाई देता है। ठीक है, आई होप सो कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो आप जानती हैं क्या वो चीज़ बोले, कोई नया नहीं है। पहले शुरुआत में लोग नहीं जानते थे तो बोला करते थे कि ये लाल बटन है, इसको सब्सक्राइब कर लेना,
बेल आइकन दबा देना। आप सब कुछ जानते ही हो यार, पसंद आए तो करना, नहीं आए तो मत करना, कोई बात नहीं। चलो अब नेक्स्ट, हमने अभी बात किया डायरनल वेरिएशन के बारे में, अब हम लोग बात करते हैं एज वेरिएशन के बारे में। ठीक है, समय के हिसाब से देख लिया, अब हम लोग उम्र के हिसाब से देख लेते हैं कि उम्र का क्या दोष होता है हमारे शरीर में वात पित्त कफ को लेकर के हैं। एज वेरिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वय, यानी कि लाइफ स्पैन या एज के हिसाब से कि कैसे कैसे एज बढ़ती जाती है तो कैसे कैसे दोषों का प्रीडोमिनेंस अलग अलग उम्र में अलग अलग होता जाता है। सबसे पहला श्लोक है, श्लोक देखो, वय अंत मध्य प्रश्मे वात पित्त कफ आमया बलवंतो भवन्त्ये स्वभाव द्वयशो निर्णाम। चरक चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर 311 श्लोक नंबर। यहां पर क्या बोला गया है, एज रिगार्ड्स टू द एज, अगर उम्र के हिसाब से हम बात करें तो बाई स्वभाव या नेचर ड्यूरिंग ओल्ड एज वात गेट्स एग्रीवेटेड, हमने पहले भी बात करी कि बूढ़े लोगों में वात ज्यादा होता है, बिकम्स प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द मिड एज, यंग एज की अगर हम बात करें तो पित्त गेट्स एग्रीवेटेड, पित्त जो है वो एग्रीवेट होता जाता है। एंड एट द स्टार्टिंग एज, अगर शुरुआत की एज पे हम लोग बात करें, द एज ऑफ बाल्यावस्था, ठीक है, दैट इज चाइल्डहुड, कफ गेट्स प्रीडोमिनेंट, तो वहां पर कफ जो है वो प्रीडोमिनेंट कंडीशन में दिखाई देता है। अब नेक्स्ट कह रहा है बाले वर्धते श्लेष्मा, अब वही चीज को इसने श्लोक के माध्यम से बता दिया है कि बाले वर्धते श्लेष्मा, बाल्यावस्था, वहां पर वर्धते बढ़ा हुआ क्या दिखाई देगा, कफ, श्लेष्म मतलब कफ, ठीक है, श्लेष्मा को कफ भी कहते हैं या कफ को ही श्लेष्म भी बोलते हैं, श्लेष्मा भी बोलते हैं। मध्य में पित्तमेवतु, मध्य यानी कि बीच में जो हम लोगों की अवस्था होती है युवा अवस्था, वहां हमें क्या दिखाई देगा, पित्त बढ़ा हुआ दिखाई देगा। भूयिष्टम वर्धते वायुर्वृद्धे तदिक्षय योजयेत, ठीक है, तो ये किसने दिया है, सुश्रुत सूत्र स्थान 35 नंबर चैप्टर 31 नंबर श्लोक, ठीक है। तो इसी चीज को क्या कह रहा है कि अदर देन द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडिविजुअल्स प्रकृति ऑन इटसेल्फ, there are various other factor influencing the dosh of individual at a various level and stages of life, as it is generally accepted that in बाल्यावस्था या चाइल्डहुड की बात करें, मध्यमा मिडिल एज एंड वृद्ध यानी कि ओल्ड एज is pronounced increase कफ पित्त एंड वात रिस्पेक्टिवली। कंसिडरिंग दिस द फिजिशियन शुड अप्लाई मेजर्स। अब यहां पर एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, अभी बहुत जोर शोरों से चल रहा था प्रकृति परीक्षण। अब प्रकृति परीक्षण जिस हिसाब से किया गया मुझे नहीं लगता कि वो बहुत सही चीज था। प्रकृति परीक्षण बहुत अच्छी चीज है, लेकिन जिस हिसाब से किया वो तरीका सही नहीं था। ओटीपी मंगा लिया, किसी के मोबाइल से ओटीपी मंगा करके क्यूआर लेकर के उसको स्कैन करके जबरदस्ती एक बार डिलीट करके दोबारा क्यूआर जनरेट कर करके बार बार उसी चीज को भरा गया, और सिर्फ मीडियोकर जल्दी। कुछ रील तो मैंने ऐसे देखा, मैं दंग रह गया, ऐसे इतनी जल्दी टच कर रहा है, ऐसे मोबाइल को उल्टा कर लिया, ये मोबाइल है, इसको उसने लैंडस्केप मोड पे रख लिया और ऐसे ऐसे भरता जा रहा है, जल्दी भरता जा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है ये। मतलब आप किस टाइप के डॉक्टर बनने वाले हो, और जिन टीचर्स को आप दिखा करके शो ऑफ करने वाले हो, वो टीचर्स आपको कितना अच्छा डॉक्टर बनवा रहे हैं, मुझे तो इस बात के लिए भी हैरत होती है। मतलब मैं कहता हूं आप 10 करो 20 करो, लेकिन जेन्युइन करो, ऑथेंटिक। अगर आपने किसी की प्रकृति निकाली है तो एज अ डॉक्टर, है ना, ऐसा टारगेट पर्सन नहीं। वैसे तो आजकल मेडिकल विभाग को भी बिजनेसमैन ने, सो कॉल्ड जो आते हैं बिजनेस चलाने वाले, उन्होंने एक टारगेट बना दिया है कि आपको इतनी सर्जरी करनी है, इतने पेशेंट देखने हैं, है ना, इतनों को तो आपको बताना ही है कि आपकी पथरी है ना, इतने स्टोन के मरीज होने चाहिए। मतलब एक बिजनेस की तरह इसको पेश किया गया है, और आप जैसे लोग जो आयुर्वेदा में ये चीज नहीं चल रहा है उसे और बढ़ावा दे दो। ठीक है, अपने आप को जो भी 500 700 1000 प्रकृति परीक्षण किए ना, एक बार कॉलर में झांक के देखना कि आपने कितना अच्छा किया है। दुनिया भले ही आपको सम्मान कर रही होगी, लेकिन खुद पे जरा गिरेबान पे झांक करके देखना
कि बीइंग अ डॉक्टर, आप जैसे लोग, बुरा मत मानना, आप जैसे लोग ही होते हैं ना, चंद पैसों के लिए बिक जाएंगे, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है। पैसा आएगा तो कुछ तो करोगे ना। ऐसे ही लोग होते हैं कि चंद पैसों के लिए मतलब पेशेंट को कुछ भी दवा दे दी, कुछ भी इलाज कर दिया, है ना, पैसों पे मरते हो। फिर अपना भी तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, अपनी भी तो एक, कहते हैं ना कि इज्जत, रिस्पेक्ट जो आजकल चल रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए ना, कि यार ये काम मैं नहीं करूंगा, मेरे शान के खिलाफ है, कितना भी पैसा हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये तो नहीं करूंगा। किसी इंसान को जबरदस्ती फालतू का ट्रीटमेंट नहीं दूंगा कि तुम्हें तो ये है, तुम्हें ये इलाज कराना चाहिए, तुम्हें ये चेकअप कराना चाहिए, नहीं। कुछ अपने मोरल होने चाहिए कि नहीं, इस चीज पे तो मैं कभी नहीं, आप 1 करोड़ नहीं, आप 1000 करोड़ दो, मैं नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, ये होना चाहिए एक। वरना तो फिर पैसों पे तो खरीदने के लिए दुनिया खड़ी है, दुनिया खड़ी है। आप सोच भी नहीं पाएंगे, लोगों के पास इतना पैसा है आपको खरीदने के लिए। तो वही चीज है कि किसी भी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट का इलाज करने से पहले उसकी पूरी प्रकृति पता करनी चाहिए। अगर प्रकृति नहीं पता, प्रकृति नहीं उसने परीक्षण किया, एग्जामिन नहीं किया, और बिना एग्जामिन किए दवा दे दी, तो फिर इसका मतलब है कि आप उसकी जान बचा नहीं रहे, उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और वही चल रहा है, वही किया है प्रकृति परीक्षण में। वो तो लोग इतने जागरूक नहीं है कि मेरी ये प्रकृति आई है तो मुझे किसी डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इस प्रकृति के हिसाब से मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज भी लोगों को ये नॉलेज नहीं है। कुछ बॉलीवुड सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज हैं जिन्हें पता है कि आयुर्वेदा में प्रकृति नाम की कोई चीज होती है, और उन्होंने अपनी प्रकृति पता करी है, और इस हिसाब से उन्हें पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। शुभांकर मिश्रा के एक पॉडकास्ट में कौन सी एक हीरोइन है, मुझे नाम भूल गया उनका, हाँ, कंगना रनौत जी आई। कंगना रनौत आकर के चांदी के गिलास में पानी पी रही होती हैं, ये ऑलरेडी मैंने शेयर किया हुआ है। चांदी के गिलास में पानी पी रही होती है, तो शुभांकर मिश्रा पूछते हैं कि आप चांदी का गिलास क्यों यूज करती हैं? तो उन्होंने बोला कि शीतलता, मून, शीतलता। तो उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन फिर वो एक स्टेटमेंट बोलती हैं कि जिनकी पित्त बढ़ा हुआ होता है उनको चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। शुभांकर मिश्रा को नहीं पता, वो बोलता है कि एस्ट्रोलॉजी फॉलो करती है। तो बोली नहीं, एस्ट्रोलॉजी नहीं, आयुर्वेदा। तो अगर एक इंसान को अपनी प्रकृति मालूम चल जाए ना, तो अपने हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकता है, कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा लाइफ में। लेकिन जो तरीके से प्रकृति परीक्षण किया गया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। आप किसी के साथ खिलवाड़ करके अपने आप को अच्छा दिखा रहे हैं, ये शर्म की बात है, गर्व की नहीं, है ना। तो वही चीज है, कंसिडरिंग दिस द फिजिशियन शुड अप्लाई मेजर्स। हर फिजिशियन को ये आंकड़े जो है, ये प्रकृति परीक्षण वो करना चाहिए किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट देने से पहले। फिर नेक्स्ट वही चीज, वयो अहोरात्रि भुक्ता नाम ते अंतम मध्य आदिगा क्रमात्। वही सेम चीज कि वाग्भट ने कहा है कि वात पित्त एंड कफ आर प्रीडोमिनेंट रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द अंत या लास्ट या मध्य, मिडिल एंड द बिगिनिंग ऑफ द वे या लाइफ स्पेन, अह मतलब डे या रात्रि, एंड भुक्त द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। फिर वही सेम चीज, एज के हम लोग वेरिएशन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वया, लाइफ स्पेन के हिसाब से। तो पीछे टेबल दिखाई दे रही होगी। यहाँ अगर हम दोषों की बात करें, वय एज की बात करें या लाइफ स्पेन, ठीक है, वय मतलब एज या लाइफ स्पेन, जो भी आप लोग कहना चाहें। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कफ दोष कब प्रीडोमिनेंट होगा? जन्म से लेकर के 30 वर्ष तक। अवस्था प्रथम 1/3 वय अवस्था, या इसी को बाल्यावस्था बोलते हैं। अब 1/3 का मतलब हो गया कि जितनी जिंदगी है उसका एक पार्ट तो चला गया। जन्म से 30 साल बोला गया है, इसलिए आयुर्वेदा क्या कहता है कि एक इंसान जो है वो 90 साल तक ही जीवित रहेगा। अगर 90 वर्ष तक जीवित रहेगा तभी तो उसके 30 के 3 पार्ट बन पाएंगे। 30 पहला पार्ट आपका लाइफ का एक फेज
अगला 30, अगला आपका लाइफ का पार्ट, ठीक है, ये द्वितीय 1/3, ठीक है, फिर अगला 30 तृतीय 1/3, ठीक है, वृद्धावस्था, और इसके बाद फिर वृद्धावस्था के बाद 90 के बाद आप निकल लो, ठीक है। आजकल तो वैसे आयुर्वेदा तो 90 साल कह रहा है, एलोपैथ तो फिर भी वो नहीं कहती, एलोपैथ तो कहती है 60-65 आपने जी लिया, आप बहुत जी गए। शहर में अगर आप एवरेज लाइफ स्पैन की बात करेंगे तो 65 के अराउंड रह गई है। कुछ लोग 65 के आसपास निपट जाते हैं, कुछ लोग 70 के पहले निपट जाते हैं, मतलब 65 के एवरेज है। 62 भी हो सकता है, 68 भी हो सकता है, 68 भी और 62 भी, ठीक है। तो शहर में इतनी रह गई है। गांव में आज भी लोग 80, 85, 90 तक चल जाते हैं, और वो भी वो जो पुराने हमारे दादी, बाबा, नाना, नानी, ये लोग 85, 90, 95 तक चल रहे हैं। फादर मदर का वो भी नहीं पता, और हमारा तो क्या ही कहना, है ना। बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड जो अपने आप को जिम फ्रीक बताते हैं, ऐसे लोग आप देखिए 40-45 की उम्र में बहुत अच्छी खासी बॉडी बिल्डर भी हैं, जिम भी जाते हैं, खूब अच्छी प्रोटीन, खूब अच्छा डाइट ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट अटैक आया और निपट गए। सिद्धार्थ शुक्ला बहुत फेमस है। तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन एक चीज तय है कि अगर आप आयुर्वेदा फॉलो करते हैं तो ये चीजें कभी नहीं होंगी। आयुर्वेदा ने अगर 90 वर्ष कहा है और आप प्रॉपर आयुर्वेदा अगर फॉलो कर रहे हैं तो 90 तक जरूर पहुंच पाएंगे, लेकिन एलोपैथ का मैं नहीं कहता, ठीक है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा आप जिम जाओ, प्रोटीन शेक लो और ये वो करो। जिम एक तरह से मैं कहूंगा कि इन्फ्लुएंसर्स का जैसे किसी भी चीज का प्रमोशन होता है, जिम भी एक तरह से प्रमोशन ही है। मेरे अपने जो निजी विचार हैं, हर किसी के अलग अलग हो सकते हैं, मेरे जो निजी विचार हैं वो जिम को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जिम, एक तो पहली बात, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप ये मत कहिए कि जिम वो जाते हैं जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। हेल्थ बढ़ाने के लिए जिम के अलावा आप सुबह मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं, और उसके अलावा हेल्थ में सिर्फ आपका बॉडी पोस्चर नहीं होता कि शरीर एकदम फूल गया, मसल्स बन गई तो आप हेल्दी हैं। हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ भी आती है, और जिम वो नहीं बनाती है ना। जिम दिमाग पे कोई काम नहीं करती है, सिर्फ मसल्स पे काम करती है। तो एक तरह से आप हेल्दी, जरूरी नहीं है कि जिम जा रहे हैं तो आप हेल्दी हो जाएंगे, नहीं। 1-2 घंटे आप अपने शरीर को कष्ट दे रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन वापस आएंगे तो फिर आपका दिमाग वही चीजें सोचने लग जाएगा। इसलिए हेल्थ सिर्फ बॉडी को लेकर के नहीं होनी चाहिए, माइंड को लेकर के भी होनी चाहिए। तो मेडिटेशन भी हेल्थ का एक पार्ट है। तो अगर आप मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है अच्छा खाना, अगर आप आयुर्वेदा डाइट फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह आपको जिम में जाने की ज़रूरत है ना। अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है, अच्छी खासी बॉडी बना करके रील बनाना है, दुनिया को दिखाना है, तो आप जिम जाइए। लेकिन हेल्थ रहना है, हेल्दी रहना है, हेल्थ अच्छी गेन करना है, तो उसमें जिम का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। आप खुद देख लीजिए जिम जा करके क्या होता है। जिम जाके क्या आपके वाइटल्स अच्छे रहते हैं? क्या क्या होता है? कुछ होता है? खैर वो अलग एक टॉपिक है, हम उस पर नहीं जाएंगे। बाकी अपनी अपनी मर्जी है। कुछ लोग बच्चे फर्स्ट ईयर में जा करके जिम फ्रीक हो जाते हैं, बहुत मजा आता है। कोई बात नहीं, करते रहिए, स्टोरी डालते रहिए, आपकी मर्जी। कफ पे अगर आ जाए तो 30 वर्ष की उम्र तक अगर बात करें, जहां इसने बोला है प्रथम 1/3 वयावस्था, या इसी को बाल्यावस्था बोला है, 30 साल की उम्र तक, वहां पर कफ प्रीडोमिनेंट होता है। पित्त की बात करें तो 31 से 60 वर्ष तक द्वितीय 1/3, ठीक है, यानी कि द्वितीय 1/3 वयावस्था, युवावस्था बोला गया है। यहाँ पर आपका पित्त बढ़ा हुआ होता है। और वात 60 से मृत्यु तक, यहाँ तृतीय वयावस्था बोला गया है, और इसे वृद्धावस्था बोला गया है। यहाँ पर वात बढ़ा हुआ होता है, इसीलिए बूढ़े लोग जो होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सुबह उठने में, काम में, हर चीज़ में वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, क्योंकि 60 के बाद जो होती है वो जो वात है शरीर में वो बढ़ जाता है, तो एक्टिविटीज़ वगैरह करने की आदत सी हो जाती है, इसीलिए बूढ़े लोगों को नींद भी कम आती है, ठीक है। तो ये एक रीज़न है। अब नेक्स्ट और लास्ट हम लोग बात करते हैं सीजनल वेरिएशन की। वैसे तो हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टॉपिक बचा है, तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं सीजनल वेरिएशन की, और फिर हम देखेंगे सिलेबस के हिसाब से ऐसा क्या चीज़ है जो रह गया है उसे कंप्लीट करेंगे, और अगर नहीं रह गया है तो इस चैप्टर को फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीजनल वेरिएशन, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ऋतु के हिसाब से दोषों का प्रीडोमिनेंस देखा जाए तो क्या कहते हैं। चलो देखते हैं बुक इस लैंग्वेज में।
इन द यूनिवर्स एवरीथिंग इज चेंजिंग एट एवरी मोमेंट। अगर हम यूनिवर्स में देखें तो हर चीज़ जो है हर मोमेंट बदल रही है। जैसे ही मैंने कुछ कहा, अब वो वक्त कुछ और था, ये कुछ और है। मोमेंट, हर मोमेंट, ऐसा नहीं है कि मतलब कल जो पढ़ाया था आज कुछ और पढ़ा रहे, ऐसा नहीं। जो मैंने अभी बोला ये भी चीज़ पहले का है, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ वो प्रेजेंट का है। ठीक है, तो हर मोमेंट पे कोई ना कोई चीज़ें जो है वो इस यूनिवर्स में चेंज होती चली जा रही हैं। Planets are also changing in their position with time at a regular interval. Movement of Earth is a main reason behind the seasonal variation on it. अरे सर ये कक्षा 8 में पढ़ाया जाता था, 8th में पढ़ाते थे ये सब, आप ये क्यों बता रहे हैं? चलो आगे देखते हैं क्यों बता रहे हैं। It affects on our body function up to some extent. अब देखो जैसे जैसे प्लैनेट घूम रहे हैं ना, हमारे शरीर में जैसे ही इस यूनिवर्स में हर मोमेंट पे चेंज हो रहा है ना, हमारे शरीर में भी चीज़ें चेंज हो रही हैं। कल जिस उम्र में थे हमारे शरीर की एनर्जी अलग थी, आज हम जिस उम्र में हैं हमारे शरीर की एनर्जी अलग है। हमारे शरीर की एनर्जी भी, हमें लग रहा है हम बड़े हो रहे हैं, ताकतवर होते जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, मजबूत होते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनर्जी हर पल क्षीण होती जाती है, कम होती चली जाती है। मसल्स फूल रही हैं, वेट आप पहले 5 किलो का उठाते थे आज 15 किलो उठाने लगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन रियलिटी तो आप भी जानते हैं ना कि धीरे धीरे एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। अवेयरनेस ऑफ दीज कैन हेल्प द मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ इन हेल्दी इंडिविजुअल। अगर आप अवेयरनेस रखते हैं कि हाँ हर मोमेंट जैसे यूनिवर्स में चीज़ें चेंज हो रही हैं ऐसे हमारे शरीर में भी चेंज हो रहे हैं, अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखते हैं तो आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रख सकते हैं। देयर आर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हिंस द लाइफ स्टाइल शुड ऑल्सो बी अकॉर्डिंग टू दैट सीजनल वेरिएशन बाय फॉलोइंग द डूज एंड डोंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के जो मॉडर्न लोग हैं इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि अलग अलग यूनिवर्स के जो पार्ट हैं, अलग अलग जो देश हैं, उन देशों में अलग अलग सीजन के हिसाब से अलग अलग चीज़ें बनी हुई हैं खाने पीने के लिए। जैसे हमारे यहाँ मतलब कोई भी चीज़ आम आदमी, जैसे पालक की सब्जी हो गया, मौसम के हिसाब से चीज़ें पसंद करता है। आज पालक बनवा लेते हैं, आज मेथी बनवा लेते हैं, आज लौकी बनवा लेते हैं, आज टिंडे हैं, करेले हैं, है ना। ये सब चीज़ें हमारे यहाँ नॉर्मल हैं, ये चीज़ें खेतों में होती हैं और ये गांव के लोग खाते हैं, 90-90 साल तक स्वस्थ रहते हैं। लेकिन शहरों में क्या हो गया, नहीं आज पिज़्ज़ा मंगा लेते हैं, आज ना बर्गर खाने का मन हो रहा है, आज मोमोज खा लेते हैं। मतलब जो चीज़ें हमारे यहाँ की है ही नहीं वो खा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आज ना बहुत मतलब अजीब सा लग रहा है, एनर्जी नहीं है बॉडी में, कुछ करने का मन नहीं कर रहा। भाई जब आप अपने यहाँ के सीजन के हिसाब से चीज़ें खाओगे ही नहीं तो शरीर कैसे सीजन के अकॉर्डिंग काम करेगा? आपको पता है ना कि पंच तत्वों से जैसे ये संसार बना हुआ है ऐसे हमारा शरीर भी बना हुआ है। तो जो चीज़ें नेचर में बदल रही हैं हमारे शरीर में भी बदलेंगी। अगर आप नेचर के हिसाब से चलोगे तो शरीर भी वैसे ही रहेगा। रहे आप भारत में रहे हो, खा आप अमेरिका की चीज़ें रहे हो, कैसे चलेगा? अमेरिकन्स क्यों इतने एक्टिव होते हैं? क्यों आपको लगता है कि वो कम उम्र में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं? क्यों इतने दिखने में लगता है कि यार एनर्जेटिक लोग हैं? क्योंकि वो नहीं खाते, वो भारत की चीज़ें नहीं मंगा रहे कि यार आज करेला खा लेते हैं, आज मेथी की सब्जी बनवाते हैं, आज पालक खा रहे हैं। वो लोग तो नहीं सोच रहे कि आज आलू गट्टा बनाओ यार। अमेरिका वाले तो नहीं बोल रहे आज बाटी चोखा बनाओ यार। है चल रहा है क्या ऐसा? वहाँ चल रहा हो तो बता दो भाई, मैं तो गया नहीं, लेकिन मैंने आज तक कहीं ऐसा सुना भी नहीं किसी के मुंह से कि यार हम अमेरिका में रहते हैं, बाटी चोखा खाने का बहुत मन करता है यार। हम लोग बाटी चोखा बहुत खाते हैं। हमारे यहाँ तो बेसन गट्टा बनता है, होता है क्या ऐसा? हाँ, हमारे यहाँ तो पालक की सब्जी बनती है, हमारे यहाँ फूल गोभी बंद गोभी बनती है, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। अमेरिका में रह करके वो वही खा रहे हैं जो अमेरिका में खाना चाहिए, लेकिन हम इंडियंस कहीं की कुछ भी खा रहे हैं। साउथ में आप जाइए, साउथ में जो लोग हैं वो अपने यहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हैं। इडली डोसा यही सी चीज़ें आपको खाने के लिए कहेंगे और वो खुद भी वही खाते हैं। हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ की चीज़ें छोड़ करके आपको सब जगह की चीज़ें खिलाएंगे। आज पनीर बना दें क्या? आज पिज़्ज़ा बना दें क्या? हमारे यहाँ जो है साग, चने की सब्जी, ये सब कभी कोई नहीं कहेगा कि खा लो। ऐसा लगता है कि ये अगर खिला देंगे तो हम गंवार कहने लग जाएंगे लोग, क्या गाँव का आदमी है ये तो चना खिला रहा है, साग खिला रहा है।
ऐसा नहीं है, अगर आप ये सारी चीजें खाएंगे ना सीजन के हिसाब से, ठंड में देखिए साग वगैरह, चने वगैरह की सब्जी खाइए, कितना मजा आता है, कितनी टेस्टी होती है। लेकिन बस यही चीज है, बीमारियों की वजह ही यही है कि हम रहते किसी और सीजन में हो, खाते किसी और सीजन का है, यही वजह है। फॉरेन में आप जाइए, हमारे यहाँ लोग कहते हैं पिज्जा मत खाइए, बर्गर मत खाइए, ये सारी चीजें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बॉडी में, हार्ट अटैक इसी वजह से आ रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है इस वजह से, नहीं। पहली बात तो दूसरी जगह की चीजें खानी ही नहीं चाहिए। अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका डेली का रूटीन है सुबह उठ करके पिज्जा खाना, बर्गर खाना, उन्हें कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा, उन्हें कोई हार्ट अटैक नहीं आ रहा। अगर ये चीजें ही बेकार होती तो उन्हें भी तो आता ना, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां के सीजन के हिसाब से वो चीज सही है। अब जैसे एक चीज मैं आपको बताता हूं, अमेरिका में लोग मूंगफली नहीं खाते, एलर्जिक है। नहीं नहीं, मूंगफली नहीं, पीनट से हमें एलर्जी हो जाती है। अब हम इंडियंस अगर ये सोचें नहीं नहीं मूंगफली नहीं खाएंगे, एलर्जी हो जाती है, हमें हंसी आ जाएगी। उन लोगों को पता है कि मूंगफली हमारे यहाँ एलर्जी क्रिएट करा देती है, तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ बस में बैठे मूंगफली ले आओ, ट्रेन में बैठे मूंगफली ले आओ, कहीं मेला घूमने गए मूंगफली ले लेते हैं, चार दोस्तों में बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मम्मी पापा मूंगफली ले आते हैं, खाएंगे आराम से। हमारे यहाँ बच्चा बच्चा खा रहा है, अमेरिका में आप खिला के दिखा लो मूंगफली, गले में अटक जाएगा। अमेरिका में चीज़ें जब आती हैं ना पैकेट में, तो पहले वो पूछते हैं कि इसमें पीनट्स तो नहीं है, और लिखा भी होता है, पैकेट में लिखा होता है कि पीनट्स इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग एलर्जिक हैं उस चीज़ के लिए। तो जो चीज़ जहाँ बनी है उसी के हिसाब से खाइए तो आप हेल्दी रहेंगे। अदरवाइज आप कुछ भी कर लें, अगर आपने सही खाना नहीं खाया, कितना जिम कर लो, कितना भागा दौड़ी कर लो, कितनी डेडलिफ्ट मार लो, कितने ही वेट उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। वजन उठाने से हेल्दी नहीं हो जाते लोग। इस बात से अपने आप को हेल्दी बताते हैं कि यार ये तो 5 किलो उठा रहा है, मैं तो 15 उठा रहा हूँ, मैं ज़्यादा हेल्दी हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। वेट उठाना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। उसने शुरू किया है, आप 2-3 साल से जिम कर रहे हो, आप 50 पुशअप्स मार पा रहे हो, वो 5 मार पा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कमज़ोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं दुबला पतला है तो कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं है। शरीर का हैवी दिखना ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्दी हैं, ये तो सिर्फ मेंटालिटी बना दी गई है ऐसा, ठीक है। तो बेहतर है अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सीज़न के हिसाब से सीजनेबल फ्रूट्स खाएं, सीजनेबल वेजिटेबल्स खाएं, बाहर की चीज़ें बिल्कुल ही बंद कर दें। कभी कभार 6 महीने में, साल में कभी टेस्ट कर लिया पिज़्ज़ा, डोसा, इडली, कोई दिक्कत नहीं है, बर्गर वगैरह, लेकिन आदत मत बनाएं। आदत हमेशा सीजनल चीज़ों की ही डालें अगर हेल्दी रखना चाहते हैं अपने शरीर को। नेक्स्ट, एज चरक said that pith and other dosh are accumulated, aggravated and alleviated respectively in the 6 season like rains etc. This aspect of doshas is stated to be seasonal in nature, that is कालकृत घटी। ठीक है, इसे काल, समय के हिसाब से जो घटनाएं होती हैं उसे कालकृत घटी बोला गया है। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, आचार्य चक्रपाणी ने क्या बताया है कि चय कब संचय होता है, ठीक है, किस दोष का, किस ऋतु के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ऑन द बेसिस ऑफ ऋतु। तो ऋतु के हिसाब से हम देखेंगे कि किस दोष का कब संचय होगा, ठीक है, कब उसका प्रकोप देखने मिलेगा और कब प्रशम, ठीक है, एलिविएशन कब देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें वात की, वात हमें ग्रीष्म ऋतु में इसका चय या संचय दिखाई देगा, प्रकोप प्रावट ऋतु में और प्रशम कम होता दिखेगा शरद ऋतु में। वहीं पित्त की बात करें तो पित्त संचय इकट्ठा होगा प्रावट या वर्षा ऋतु में, प्रकोप शरद ऋतु में देखने को मिलेगा और प्रशम हेमंत ऋतु में। कफ की बात करें तो कफ का संचय हेमंत ऋतु में, प्रकोप वसंत ऋतु में और प्रशम ग्रीष्म ऋतु में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस टॉपिक के बारे में, ऑन दिस चक्रपाणी स्टेट that Vata, Pitta and Kapha are accumulated and alleviated in the respective season as follows. Dosas are accumulated in Grishma, Varsha and Hemant, aggravated in Pravat, Sharad and Vasant, and alleviate in Sharad, Hemant and Grishma by Vata, Pitta and Kapha. अगर आपने चीज़ें ये समझ ली ना टेबल के हिसाब से कि कब क्या कह रहा है, तो ये जो इंग्लिश है या इसी को अगर हिंदी में जो बच्चे यूपी बोर्ड से वो हिंदी में भी लिख सकते हैं,
मुझे नहीं लगता कि कुछ बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि मैं लेक्चर इंग्लिश में बना रहा हूँ तो उन्हें समझ में ना आ रहा हो, कुछ बच्चे अगर ये कह रहे हैं कि मैं लेक्चर हिंदी में बना रहा हूँ तो उन्हें समझ में ना आ रहा हो। मेरे लेक्चर्स कोई भी, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो कोई भी बच्चा हो, सबको समझ में आएंगे। मैं इस लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ कि किसी के लिए भी ऐसा ना हो कि यार ये तो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं या कोई बोले कि ये तो हिंदी में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों को मिक्स करके मैं पढ़ा रहा हूँ और आई थिंक ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी। इसीलिए अगर आप ये टेबल समझ गए हैं तो अपने आप इसे बना करके भी लिख सकते हैं। This statement only shows the predominance of various aspects of dosh in the respective season. It does not, however, rule out the possibility of minor accumulation, aggravation, etc. of the dosh in the other season. So it is possible that there might be a minor aggravation of cough and pith even in the Pravart season, or such an aggravation of Vat and pith in the Vasant या spring season. अब ये कह रहा है कि अगर आचार्य चक्रपाणी ने ये बताया है कि संचय जो है वात का वो ग्रीष्म ऋतु में होता है, प्रकोप प्रावट ऋतु में होता है, प्रशम शरद ऋतु में होता है, तो ये जो बताया है ये लार्ज एक्यूमुलेशन के लिए बताया है कि बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होगा ग्रीष्म ऋतु में वात। लेकिन थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन वात का जो है वो वर्षा ऋतु में भी हो सकता है, हेमंत ऋतु में भी हो सकता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि बाकी जो अदर ऋतुज हैं उसमें वात का संचय हमें देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ी बहुत अवस्था में देखने मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। फिर उसके बाद Waghbert said that Chai, Prakop and Prasham of Vayu occurs in the 3 seasons commencing with Greece, respectively those of Pith with the 3 commencing with the Varsha and those of Kaph with the 3 commencing with Shishir। ठीक है, नेक्स्ट, कफस डिजीज आर मैनिफेस्टेड इन वसंत या स्प्रिंग सीजन। कफ से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वो हमें वसंत या स्प्रिंग सीजन में दिखाई देंगी। पित्त से रिलेटेड जितनी भी डिजीजेस हैं वो शरद काल या ऑटम सीजन में दिखाई देंगी। वातिक डिजीज जितनी भी हैं वो बिगिनिंग ऑफ द वर्षा या रेनी सीजन दिखाई देंगी। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेराप्यूटिक मेजर्स विदाउट केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ 6 कंडीशन ऑफ काल leads to harmful effect as the unseasonal rain damage the crop। अब ये बहुत अच्छी चीज कही गई है कि अगर आपने बहुत अच्छे से समय के हिसाब से इन दोषों को नहीं जाना, नहीं समझा, आप एक डॉक्टर बन गए और आपको नहीं पता कि किस ऋतु के हिसाब से किस दोष का बढ़ना और घटना होता है, तो आप किसी भी पेशेंट की लाइफ ऐसे ही खराब कर देंगे जैसे बेमौसम बरसात फसल को खराब कर देती है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना कि पहले एग्जामाइन करना कि कौन सी ऋतु है तो किस दोष का संचय हो सकता है या प्रकोप हो सकता है या प्रशम हो सकता है, उस हिसाब से फिर उस पेशेंट को ट्रीट करना। ठीक है, अब नेक्स्ट है डाइटिक वेरिएशन ऑफ दोषास ऑन द बेसिस ऑफ फूड इनटेक। फूड किस हिसाब से ले रहे हैं उस हिसाब से भी वेरिएशन होता है दोषों का। लेक्चर काफी लंबा हो गया है आई नो, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। ठीक है, थोड़ा सा और, एक टॉपिक बच रहा है उसको खत्म कर लेते हैं। बाकी ये जो डाइटिक वेरिएशन है इसको मैं पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो आप वहां से पढ़ लेना क्योंकि काफी सारा कुछ दे रखा है। इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है, अभी वीडियो को एंड मत करना, पूरा देख लेना। ठीक है, आपके काम ही आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा भी गला सूख रहा है बोलते बोलते, काफी टाइम हो गया है। आपके पास भले ये वीडियो 1 घंटे का आए, लेकिन मुझे पढ़ाते हुए कम से कम 1 घंटे के लेक्चर में 1.5 घंटे, 2 घंटे, 2.5 घंटे भी लग जाते हैं। वो तो एडिट वेडिट करने के बाद आपके पास 1 घंटे का पहुंचता है। तो आप सोचिए, अगर 2-2.5 घंटे में खड़ा होकर के आपके लिए बोल रहा हूँ तो प्लीज थोड़ा सा वेट कर लेना। एक लास्ट चीज बची हुई है, देन उसके बाद हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलो, एक छोटी सी चीज, दैट इज प्राकृत एंड वैकृत दोष। अभी तक हमने बात करा कि कब, कौन सी ऋतु में, कौन सी उम्र में, कौन से काल में दोषों का बढ़ना और घटना होता है। अब हम देखेंगे प्राकृत एंड वैकृत दोष। अभी तक तो हमने बात किया कि वात बढ़ता है, वात घटता है। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मान लो शरीर में वात जो है वो नहीं बढ़ रहा, नहीं घट रहा, इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा, और अगर घट या बढ़ रहा है
तो क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अब ऐसी ही चीजों को हम प्राकृत और वैकृत बोलते हैं। प्राकृत मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में है दोष, वैकृत यानी कि दोष ऊपर नीचे हो गए, या तो बढ़ गए हैं या तो घट गए हैं, ठीक है। इसी चीज को प्राकृत और वैकृत दोष बोलते हैं। बाकी ये रहा श्लोक, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयो दोषा समाशता विकृत अविकृता देहम ग्रंथि ते वत्यंती च। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला चैप्टर 10वां श्लोक, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान पहला चैप्टर 6वां नंबर श्लोक। ये दोनों जगह आप देखेंगे आपको ये श्लोक दिख जाएगा। अब ये श्लोक क्या कह रहा है इसको हम लोग पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इस चैप्टर की दी एंड करते हैं, ठीक है। आर यू रेडी? शुरू करें, ठीक है। गतिश्च दुविधा दृष्टा प्राकृति वैकृति चाया। अब कह रहा है एज पर आचार्य चरक देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ दोष, प्राकृत नेचुरल और वैकृत मॉर्बिड, ठीक है, कोई ना कोई डिजीज से रिलेटेड। हियर प्राकृत दोष डिजाइनेट्स दोष इन द नॉर्मल स्टेट, अविकृत दोष बाय वाग्भट एंड वैकृत दोष मीन्स दोष इन द स्टेट ऑफ डिस्कॉर्डेंस या मॉर्बिड, दैट इज आइदर इन द स्टेट ऑफ एक्यूमुलेशन और डिमिनिशन, या तो बढ़ गए हैं दोष या घट गए हैं दोष। अब ये जो पीछे श्लोक दिया है इसका क्या मतलब है? एज पर वृद्ध वाग्भट, जो वृद्ध वाग्भट हैं, बूढ़े वाग्भट हैं, वो क्या कह रहे हैं, या लघु वाग्भट, छोटे वाग्भट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि नंबर ऑफ शारीरिक दोष आर 3। अच्छा जी, वायु यानी कि वात पित्त और कफ, एंड इन दिस वर्ष बाय द वर्ड शमशतः ही मीन्स मानस दोष बाय द अर्थ प्राप्ति प्रमाण मीन्स ऑफ नॉलेज, द त्रिदोष predispose the body to disease and decay when their equilibrium is disturbed। जब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा शरीर बीमारी की कंडीशन में पहुंच जाएगा। They contribute to the healthy state, its preservation and maintenance when their equilibrium is undisturbed। सर्वा ही चेष्टा वतेन सा प्राणा प्राणिनाम स्मृता ते नैव रोगा जायन्ते तेन चैव ओपरुद्यते। चरक सूत्र स्थान 17 चैप्टर 118 श्लोक है, पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम में, वहां से पढ़ लेना, ठीक है। कह रहा है कि वात इन नेचुरल स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। जैसे वात का काम होता है वायु, ठीक है, हमारे शरीर में जितनी भी चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं उसमें वात का लेना देना है, और वो सारी एक्टिविटीज अगर वात नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो वो एक्टिविटीज नॉर्मल कंडीशन में चलती रहेंगी। और कह रहा है कि वात इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूट द वेरी लाइफ ऑफ लिविंग बीइंग। वात की वजह से ही एक तरह से कह दो कि जिंदगी चल रही होती है किसी भी लिविंग बीइंग की। बट इन मॉर्बिड स्टेट अगर वात थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ या बढ़ा या घटा, इट कॉजेज डिजीजेस एंड डेथ। अब ये चीज याद रखना, वात सिर्फ बीमारी नहीं करता, वात की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है। वात का काम होता है हवा का, सांसों का। आपने सुना होगा ठंड में बेचारा बाहर लेटा था, रात में इतना ठंड पड़ा और जाड़े की वजह से इसकी मौत हो गई। रात भर हवा चली और वो ठंडा आ गया और उसकी डेथ हो गई। तो वात सिर्फ बीमार नहीं करता, डेथ भी कॉज करा सकता है। फिर पित्त की अगर बात करें, श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं, श्लोक मतलब इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट होता तो मैं ऑलरेडी बोर्ड पे लिख देता, ठीक है। कह रहा है कि पित्त इन द नेचुरल स्टेट हेल्प इन द डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ द लिविंग बीइंग्स, व्हाइल इन मॉर्बिड स्टेट इट कॉजेस वेरियस डिजीज। पित्त नॉर्मल स्टेट में मेटाबॉलिज्म या डाइजेशन कॉज करेगा, ठीक है, उसमें हेल्प करेगा, लेकिन अगर वो मॉर्बिड स्टेट पे है तो वो बीमारी करेगा। फिर कफ की बात करें, कफ इन इट्स नेचुरल स्टेट प्रमोट स्ट्रेंथ। कफ क्या करेगा? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ ओज। अब ओज क्या होता है कुछ लोग नहीं समझ में आ रहे होगा, ठीक है। ओज की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
इसको भी मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आगे आप पढ़ेंगे। जब हम लोग सेकंड वाली बुक स्टार्ट करेंगे तो वहां पढ़ेंगे ओज के बारे में। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं उन्होंने एक टर्म सुना होगा इम्यूनिटी। पढ़ के आए हो क्या एनसीईआरटी? हाँ सर पढ़ के आए हैं, तभी तो बीएमएस कर रहे हैं। एनसीईआरटी नहीं पढ़ते तो कहाँ बीएमएस कर पाते। इम्यूनिटी अगर आपने पढ़ा होगा, अब मैं इम्यूनिटी के बारे में नहीं पूछूंगा जो बताने लग जाओ कि सर इम्यूनिटी ना एकदम गम दे की तरह होती है, जैसे कोई गम दे करके चला जाता है ना, उसी की तरह होती है इम्यूनिटी। ठीक है, गम दे याद रखना है। कौन कौन सी 5 तरह की इम्यूनिटी होती हैं? तो ये हो गया गम दे। ठीक है, जब आपकी ज़िंदगी से कोई चला जाता है या किसी की ज़िंदगी से कोई चली जाती है तो गम दे करके चली जाती है। और वो गम क्या होता है? कहते हैं ना, ठुकरा के मेरा का प्यार इंतकाम देखेगी। तो वो इम्यूनिटी दे करके चली जाती है। आपको जो गम दे करके गई है वो एक इम्यूनिटी दे करके गई है। ठीक है, IgG, IgGA, IgM, IgD, IgE। अब ये अलग अलग जगह पाई जाती है, 5 तरह की इम्यूनिटी होती हैं। लेकिन यहाँ पर ओज के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ओज जो है वो 5 तरह का नहीं होता, लेकिन एक तरह से आयुर्वेदा और मॉडर्न में अगर रिलेशन देखा जाए तो जो आयुर्वेदा में ओज का काम होता है वही मॉडर्न में इम्यूनिटी का काम होता है। ठीक है, लेकिन ये चीजें अलग हैं, इसको मत ओज से कंपेयर करना। तो वही चीज कह रहा है कि कफ अगर मॉर्बिड स्टेट में है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ मल एक्सक्रीटा एंड कॉज मिजरी। पंप एक डिजीज होता है। कौन सा डिजीज होता है? गूगल में सर्च करिएगा और बताइएगा कि ये कौन सी डिजीज है। पप्मा, सॉरी पंपा कह रहा हूँ, पप्मा कौन सी डिजीज है ये? जल्दी से गूगल करो और बताओ नीचे कमेंट में। ठीक है, कफ अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसकी वजह से ये पप्मा डिजीज हो जाएगी। और अगर कफ बैलेंस है तो शरीर में इम्यूनिटी रहेगी, ताकत रहेगी। Here upper os is the direct product of cough and is also designated by the term Schleismic os and measured अर्ध अंजलि in body। अब अर्ध अंजलि क्या है? अब ये अंजलि बिल्कुल भी वो नहीं है जो शाहरुख खान वाली है। ठीक है ना, तो ये वो अंजलि है जिसमें सुनील शेट्टी कहता है, ठीक है, कि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं होने नहीं दूंगा। तो ये वो वाली अंजलि नहीं है। ये अंजलि जो है वो अंजलि है प्रमाण। ठीक है, यहां पर अंजलि का मतलब होता है प्रमाण, मीजरमेंट। जैसे दूध लीटर में होता है, ठीक है, गेहूं किलो में होता है, ऐसे ही अंजलि प्रमाण होता है। आयुर्वेद में प्रमाण को, मीजरमेंट को अंजलि में देखा गया है। और ये कितना बताया है ओज का? दैट इज अर्ध अंजलि। अर्ध अंजलि का मतलब हाफ अंजलि, आधी अंजलि। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे आगे, बस अभी सुनते जाओ, दिमाग में डाल लोगे तो चीजें याद रहेंगी, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, सुन लिया? अब यहां तक अगर सुन लिया है तो अच्छी बात है। अब एक खुशखबरी ये है, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत देर पकाया आपने आज, बहुत ज़्यादा ही पका दिया। और खैर कोई बात नहीं, बच्चे बोल रहे थे कि सर लेक्चर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा है। आई होप सो कि लेक्चर भी आ गया है और समझ में भी आया होगा, और अच्छे से समझ में आया तो नीचे कमेंट करके एक छोटा सा धन्यवाद दे देना, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, मेंबरशिप ले लोगे तो और अच्छी बात है, नहीं लेना चाहते हो आपकी मर्जी है। लेकिन मॉडर्न वाले जितने भी चैप्टर हैं मैं मेंबरशिप में ही डालूंगा। ठीक है, तो देख लेना, आपकी मर्जी है, मैं जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। 159 रुपये हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, 159 आपकी तरफ से हैं। कुछ यूट्यूब रख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 रुपये मेरे पास आएंगे। 80-90 रुपये अगर आप दे सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेक्चर तो आ ही रहे हैं। बाकी इसी के साथ आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। सिलेबस से मैच कर लीजिएगा, कोई टॉपिक अगर छूट गया है तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू।